हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 3 के अंतर्गत आने वाली नवी यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं और वह नवी यूनिट पर्यावरण के अंतर्गत आती है। पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण का अर्थ, साथ ही साथ पर्यावरण के जो क्षेत्र आते हैं, आयाम होते हैं, उनका अध्ययन किया। साथ ही साथ भारतीय संदर्भ और आधुनिक संदर्भ में उसकी अवधारणा को समझने का प्रयास किया। अब इस वीडियो के अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक आता है आपके सिलेबस के अंतर्गत, जिसमें मानवीय गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव और साथ ही साथ मानव का पर्यावरण के प्रति क्या नैतिक मूल्य हैं, किस तरीके का उसे व्यवहार करना चाहिए, उनका हम अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मानवीय गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, पिछले ही वीडियो में जब हम पर्यावरण की परिभाषा का अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा था पर्यावरण की परिभाषा और उसके विभिन्न आयाम और क्षेत्रों के अंतर्गत कि मानव के आसपास जो कुछ भी है, चाहे वह भौतिक हो और चाहे वह जैविक हो, अर्थात चाहे वह अजैविक हो और चाहे वह जैविक हो, उन सभी के साथ जब वह अंतर संबंध स्थापित करता है, अर्थात वह उन्हें प्रभावित करता है और वह उन्हें प्रभावित करते हैं, तो उसे ही पर्यावरण कहा जाता है। क्योंकि मानव जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे विकास करता जा रहा है, वह उन सभी परिस्थितियों का, वह सभी चीज़ों का, सभी भौतिक या अजैविक चीज़ों का उपयोग अपने हित के लिए करने लगा। और अपने हित के लिए जब वह उसका उपयोग करने लगा तो उससे पर्यावरण पर भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा और उस नकारात्मक प्रभाव का परिणाम मानव को भी समय समय पर देखने को मिला। समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे मानव की गतिविधियां पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध होती गईं और कैसे कैसे उसने पर्यावरण के लिए हानिकारक प्रभाव उत्पन्न किए। तो उसे समझने के लिए हम आदि मानव काल में चलेंगे, प्राचीन काल में चलेंगे। पहले हम एक शॉर्ट फॉर्म में उसे समझ लेते हैं, सार के रूप में उसे समझ लेते हैं, उसके बाद थ्योरी के रूप में उसे हम देख लेंगे कि आखिर हमें इसे कैसे लिखना है। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मानव ने जैसे ही प्रकृति में जन्म लिया और मानव धीरे धीरे होमोसेपियन से जैसे जैसे विकास करने लगा, तो उसने सबसे पहले क्या किया? रहना चालू किया। जो मानव था उसने घर बनाया, घर बनाकर वह उसने रहना चालू किया। अब जो घर हुआ करते थे वह पहले किसके बने हुआ करते थे? लकड़ियों के बने हुआ करते थे, कच्चे पदार्थ के बने होते थे, जैसे मिट्टी और लकड़ी। तो इसके लिए मानव ने क्या किया? जो जंगल थे, जो वृक्ष थे, उन्हें काटना चालू किया। अब उनसे प्राप्त लकड़ी से उसने अपने घर बनाए। धीरे धीरे जैसे विकास होता गया तो अब ये लकड़ी के घर बड़े बड़े कंक्रीट के जंगलों में परिवर्तित हो गए। तो उसने पहले क्या किया? जंगलों को काटा, जंगलों की लकड़ी से अपने घर बनाए। साथ ही साथ खाने के लिए, खाद्यान्न के लिए उसे किसकी आवश्यकता पड़ी? जमीन की आवश्यकता पड़ी। कृषि करने के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ी। उसके लिए भी उसने वनों को काटा और वनों को काटकर वहां पर झूम कृषि करने लगे। तो इससे हुआ क्या? धीरे धीरे अब जो पृथ्वी थी, इस पृथ्वी पर जो पारिस्थितिकी निर्मित थी, अर्थात सबके लिए स्थान निर्धारित था कि इतने क्षेत्रफल में वन है, यहां पर जीव जंतु है, यहां पर मानव है। अब वहां पर जीव जंतु और जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, उनका जो परसेंटेज था, पहले जहां ज्यादा हुआ करता था वह परसेंटेज अब क्या हो गया? कम होने लगा और मानव की गतिविधियों से उन पर कब्जा बढ़ने लगा। अर्थात वहां पर अब किसका कब्जा होने लगा? मानव का होने लगा। क्योंकि जीव जंतु और मानव जो होते हैं वह ऑक्सीजन का भक्षण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं वह CO2 का भक्षण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भक्षण करते हैं और O2 का परिवहन करते हैं, उसे बाहर निकालते हैं। और O2 जो होती है जीवनदायी गैस होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यह वायुमंडल के लिए तापन का कार्य करती है, ग्लोबल वार्मिंग का काम करती है। तो अब हो क्या रहा था कि जो पृथ्वी पर क्षेत्रफल था अब वो वृक्षों का कम होने लगा और लोगों का बढ़ने लगा। तो इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होने लगी? कम होने लगी। तो इससे क्या होने लगी? पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। जो ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई थी वह पिघलकर अब जमीन पर आने लगी, अर्थात समुद्री स्तर बढ़ने लगा, जिससे भी क्या हुआ? अब जो स्थल का भाग था वो कम होने लगा और समुद्र का भाग था वह बढ़ने लगा। अब मानव ने क्या किया? कृषि करना चालू कर दिया। जैसे ही उसने कृषि करना चालू किया तो अब वह कृषि से अधिक उत्पादन करने की कोशिश करने लगा। तो जहां पहले जैविक कृषि हुआ करती थी, धीरे धीरे उस जैविक कृषि से मानव किसकी ओर बढ़ा? अब मानव बढ़ा रासायनिक कृषि की ओर। औद्योगिक क्रांति उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं। तो उसमें अब वो क्या करने लगे? उन्नत बीजों का उपयोग करने लगे, रासायनिक खादों का उपयोग करने लगे, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करने लगे, जिसका प्रभाव
जो खरपतवार है उस पर तो पड़ा, खरपतवार नष्ट तो हुई, लेकिन उसके साथ ही जो कृषि या पारिस्थितिकी के अनुकूल वनस्पति होती है, जीव जंतु होते हैं, कीट होते हैं, उन पर भी उसका क्या पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे जो खाद्य श्रृंखला होती है उस पर भी प्रभाव पड़ा, खाद्य श्रृंखला भी डिस्टर्ब होने लगी, जिससे पारिस्थितिकी जो संतुलन था वह बिगड़ने लगा। अब मानव ने क्या किया, अपने विकास के लिए उद्योगों का निर्माण किया। उद्योगों के निर्माण के लिए अब उसने अधिक से अधिक उद्योगों के लिए जो कच्चे माल के लिए खनिज संसाधन होते हैं उनका उपभोग करना चालू किया, अधिक से अधिक खनन करना चालू कर दिया। तो पृथ्वी के गर्भ में जो खनिज संसाधन थे, जो भंडारण थे, जिन्हें या तो हम प्राकृतिक गैसें, प्राकृतिक तेल की बात करें या फिर हम कोयले की बात करें, जो कि जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं, उनके भंडारण सीमित हैं। अब हमने हमारे औद्योगिक विकास के लिए, और औद्योगिक विकास के लिए रीढ़ का काम क्या करते हैं, लोहा और कोयला, तो इसका खनन करना बहुत तीव्र गति से चालू कर दिया, जिससे पृथ्वी में खनन के द्वारा उसकी जो संतुलन की स्थिति थी वो बिगड़ने लगी। साथ ही साथ जो उसके गर्भगृह में खनिजों का भंडारण था वह धीरे धीरे कम होने लगा। तो इससे भी क्या हुआ, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। दूसरा, जब कोयले का उपयोग हम भारी मात्रा में करने लगे, बिजली उत्पादन करने के लिए, उद्योगों को चलाने के लिए करने लगे, तो उद्योगों से बहुत सारी गैसें, अपशिष्टकारी गैसें निकलने लगी, जिससे पर्यावरण प्रदूषण हुआ, अपशिष्टकारी पदार्थ निकलने लगा, जिसका हमने नदियों में क्या किया, विसर्जन किया, जिससे जल प्रदूषण हुआ। साथ ही साथ जहां कहीं हमने मृदा में उसका विसर्जन किया तो वहां पर मृदा प्रदूषण देखने को हमें मिला। बड़ी बड़ी मशीनों के चलने से, बड़े बड़े वाहनों के चलने से ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्या भी हमारे सामने आई। तो हम देख रहे हैं कि मानव की गतिविधियां जैसे बढ़ रही हैं, उस गतिविधियों के बढ़ने से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ते ही जा रहे हैं, और पर्यावरण ने भी उस प्रभाव को बहुत अच्छे तरीके से मानव को समझाने का भी प्रयास किया। उसने अपनी जो बर्फ जमी हुई थी उसको पिघलाकर समुद्र स्तर को बढ़ाया, जिससे मानव के जो रहने का स्थान था वह कम होने लगा। साथ ही साथ ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप का आना, सुनामियों का आना, यह ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनका प्रति उत्तर प्रकृति ने मानव को दिया। मानव की जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप प्रकृति ने अपने प्रति उत्तर इन घटनाओं के माध्यम से दिया, जिससे मानव को बहुत ज्यादा जन, धन और मन की हानि भी हुई। तो दोस्तों, मानव की जो गतिविधियां हैं, चाहे वह सांस्कृतिक क्षेत्र की हो, चाहे वह कृषि के क्षेत्र की हो, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र की हो, चाहे वह तकनीकी क्षेत्र की हो, सभी गतिविधियों ने पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाले हैं। और पर्यावरण पर हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण का उपयोग हमें इस तरीके से करना चाहिए कि वह प्रकृति की हमें देन है, ना कि इस तरीके से करना चाहिए कि उस पर हमारा अधिकार है। यदि हम पर्यावरण का उपयोग देन के रूप में करने लगे, पर्यावरण की रक्षा इस तरीके से करने लगे जैसे कि वह हमारी संपत्ति है, तो पर्यावरण का अस्तित्व भी बना रहेगा, और पर्यावरण के अस्तित्व के साथ साथ हमारा अस्तित्व भी बना रहेगा। तो यही सब सार है कि मानव की गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। अब यदि यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो उसे हम लिखेंगे कैसे, उसको हम देख लेते हैं। तो इसे हम विभिन्न क्षेत्रों में बांट देते हैं। जैसे खनन, जब मानव ने खनन ज्यादा किया तो उससे क्या प्रभाव पड़ा, मानव ने कृषि कार्य किए, कृषि में बदलाव किया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, व्यक्ति ने उद्योगों की स्थापना की तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, व्यक्ति ने तकनीकी का उपयोग किया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इस तरीके से इसे हम विभिन्न भागों में बांटकर उसका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं खनन। जब मानव खनन करने लगा तो खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। तो खनिजों के निष्कर्षण के दौरान उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों के ढेर, अब चूंकि जब हमने खननों का उत्खनन किया, खननों को निकाला, तो उससे बहुत ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ भी निकला। तो उन ढेरों को हमने कहां पर, जो उपजाऊ भूमि थी या जो कृषि योग्य भूमि थी, वहां पर उनका क्या किया, निस्तारण किया, वहां पर उनको डाला, जिस कारण से जो कृषि योग्य भूमि थी उसमें क्या आने लगी, कमी आने लगी, अर्थात कृषि कार्यों हेतु अयोग्य होने लगी। कौन सी भूमि, कृषि योग्य भूमि। दूसरा, खनन क्षेत्रों के दुर्गम और वनीय क्षेत्रों में होने के कारण वन उन्मूलन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हुई, क्योंकि खनिज संसाधन कहां पर प्राप्त होते हैं, वन वाले क्षेत्रों में, और उन्हें निकालने के लिए लोगों ने अंधाधुंध तरीके से वनों को काटना भी चालू किया। संसाधनों के अत्यधिक दोहन से वैज्ञानिकों द्वारा उनके समाप्त होने की आशंका भी व्यक्त की गई है कि यदि इन खनिज संसाधनों का इस तरीके से हम दोहन करने लगे तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए खनिज संसाधन के भंडारण समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ इसमें जो जीवाश्म ईंधन के स्रोत होते हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग करने से पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं भी सामने आने लगी। औद्योगिकीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उद्योगों से निकलने वाली विषैली गैसों से क्या हुआ, वायु प्रदूषण की समस्या आई,
साथ ही साथ इसके द्वारा निष्कृष्ट जो अपशिष्ट हो रहे थे, क्या निःसृत अपशिष्ट थे, उनसे जल प्रदूषण की समस्या, साथ ही साथ मृदा प्रदूषण की समस्याएं सामने आने लगी। और इन सभी समस्याओं से क्या हुआ, जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। अब जीवों में मनुष्य भी आते हैं और जीव जंतु भी आते हैं, तो सभी पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। उद्योगों में प्रयोग होने वाले जीवाश्म ईंधन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होने लगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं में वृद्धि हुई। उद्योग के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का शीघ्र ही समाप्त हो जाने का खतरा भी मंडराने लगा, क्योंकि उद्योगों के लिए जो खनिज संसाधन होते हैं वही कच्चे माल का काम करते हैं, तो उसके उपयोग के लिए हमने उनका खनन ज्यादा करने लगे, इनका उत्खनन ज्यादा करने लगे, जिस कारण से उनके भंडारण भी समाप्त होने की समस्या बढ़ने लगी। अब आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर यदि हम प्रभाव देखें तो कृषि में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से कृषि में जो परागण की प्रक्रिया है वह उत्पन्न करने वाले जो कृषि मित्र कीट होते हैं उनको भी नुकसान उठाना पड़ा, उन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। साथ ही साथ कीटनाशकों की मात्रा में भी वृद्धि होने लगी और अब खाद्य श्रृंखला जो थी वह भी प्रभावित होने लगी, क्योंकि हमने कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया। कीटनाशक दवाइयों से अब जो कीट थे, जो उनकी अगली पीढ़ी आने लगी, वह उन दवाइयों से अपने अंदर बहुत ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता जनरेट करने लगी, जिसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा। अब जब उन पर कोई असर नहीं पड़ा तो यह एक से एक जो खतरनाक कीटों की प्रजाति थी वह जन्म लेने लगी और यह अधिक अब भक्षण करने लगी, जिस कारण से खाद्य श्रृंखला जो थी वह क्या होने लगी, प्रभावित होने लगी। कृषि क्षेत्र में बढ़ते बाजारीकरण के कारण उच्च उत्पादकता वाली फसलों ने पारंपरिक फसलों वाली कृषि के स्थान ले लिया, जिससे मृदा में पोषक तत्वों का ह्रास होने लगा। पहले क्या होती थी, पारंपरिक खेती होती थी। पारंपरिक खेती के अंतर्गत जैसे कि हम गेहूं का उत्पादन करते थे, चावल का उत्पादन करते थे, दलहनी फसलों का उत्पादन करते थे और उसमें भी हम फसल चक्र का उपयोग करते थे। पहले हम दलहनी फसल उगाया करते थे, फिर हम खाद्यान्नी फसल उगाया करते थे, जिस कारण से मृदा की उर्वरकता भी बनी रहती थी। लेकिन अब हम लोगों ने अधिक से अधिक पैसा संग्रहित करने के लिए जो वाणिज्यिक फसलें होती हैं, जो नगदी फसलें होती हैं, उनका उत्पादन चालू कर दिया। अब जो नगदी फसलें होती हैं उनके लिए खाद की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, कीटनाशकों की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ उनमें कोई क्रम नहीं होता कि पहले खाद्यान्न फसलें होंगी फिर दलहनी फसलें होंगी, वह लगातार हर वर्ष उगाई जाती है, जिससे मृदा की उर्वरकता में साल दर साल कमी आने लगी और जो मृदा थी वह किसमें, बंजर भूमि में तब्दील होने लगी। बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए वन भूमि को कृषि भूमि में बदला जा रहा है। आपने कृषि का नाम सुना होगा जिसे कहा जाता है झूम कृषि। झूम कृषि में क्या होता है, वनों को काटा जाता है और फिर उन्हें जलाकर वहां पर कृषि की जाती है। तो ऐसे मानव का क्षेत्र विस्तृत हो रहा है और जो वृक्षों का क्षेत्र है वह कम हो रहा है। इस कारण भी पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। शहरीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव, तो शहरीकरण क्या होगा, अब लोगों को निवास करने के लिए अवसंरचना विकास जैसे कि सड़क निर्माण, उद्योगों की स्थापना आदि के लिए जो उपजाऊ भूमि है उसका उपयोग होने लगा है। अब इससे क्या हो रहा है, भविष्य के लिए जो खाद्य संकट है उसकी समस्या उत्पन्न हो रही है। जो खाद्य संकट की समस्या है वह उत्पन्न हो रही है, क्योंकि कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है, लोग उद्योग ज्यादा स्थापित कर रहे हैं, लोग अपने मकान ज्यादा बना रहे हैं। शहरी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शहरों के निकटवर्ती क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए जाने से शहरों में प्रदूषण का प्रमुख कारण यह बनकर उभरे हैं। तो शहरों में भी बहुत ज्यादा प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। आप दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वहां पर वाहनों के चलने के कारण, उद्योग के कारण इतना ज्यादा वायु प्रदूषण हो चुका है कि स्वच्छ वायु अब वहां पर उपलब्ध ही नहीं बची है। शहरों में परिवहन के साधन जैसे कि कार, बस, ट्रक आदि के निकले धुएं से शहरों में वायु प्रदूषण की समस्याओं को आपको देखने को मिल रही हैं। घरों व उद्योगों से निकलने वाली दूषित जल बिना किसी उपचार के सीधे जल स्रोतों में डाल दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में, चाहे आप इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें या फिर दिल्ली मुंबई की बात करें, तो यहां पर जो घर या शहरों से जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, जो घरों का अपशिष्ट पदार्थ होता है,
तो उसको सीधे झीलों में या नदियों में मिला दिया जाता है, जिस कारण से नदियों का पानी कैसा हो जाता है, पूर्णतः दूषित हो जाता है। आप इंदौर की खान नदी को देख लीजिए, जिसे सरस्वती नदी भी कहा जाता है। उसका जल इतना दूषित हो गया है कि उसके पास व्यक्ति खड़ा भी नहीं हो सकता, उसका कलर काला हो चुका है। तो ये क्या हो रहा है, शहरों के अपशिष्ट के द्वारा जल प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है, जल दूषित हो रहा है, जो जलीय जीवों एवं मानव अस्तित्व के लिए भी क्या कर रहा है, खतरा उत्पन्न कर रहा है। शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों में कंक्रीट और सीमेंट की अधिकता के कारण सूर्य ताप का अधिक अवशोषण होता है, जिससे नगर ऊष्माद्वीप के रूप में ये क्या होने लगे हैं, परिवर्तित होने लगे हैं। शहरों में जो ग्लोबल वार्मिंग है, शहरों में जो तापमान की अवस्था है वह बहुत ज्यादा बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। अब आधुनिक प्रौद्योगिकी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसको हम समझ लेते हैं। तो आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से मनुष्य द्वारा नदियों पर बड़े बड़े बांध और जलाशय बनाए गए हैं, और बड़े बड़े बांध और जलाशय ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण करके नहीं बनाए गए जहां पर भूकंप वगैरह आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अब जब बड़े बड़े जलाशय बन जाते हैं तो वहां से भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर भार एक जगह पर बढ़ जाता है। साथ ही साथ उन बांधों के टूटने से बाढ़ आने की संभावना भी बन जाती है। साथ ही साथ जब वह बांध बनाए जाते हैं तो उनके पीछे जो भी वनस्पति होती है, जो भी जंगल होते हैं, वह या तो जलमग्न होकर नष्ट हो जाते हैं या फिर उन्हें काटा जाता है, जिस कारण से वन का उन्मूलन होता है। तो ये क्या करते हैं, भूकंप, वन एवं आवासीय क्षेत्रों का जलमग्न होना तथा प्रभावित क्षेत्रों पर पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ना जैसी घटनाओं को क्या देते हैं, ये प्रोत्साहन देते हैं। वह घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। सिंचाई के साधन जैसे कि पंप, ट्यूबवेल आदि के अधिक प्रयोग के कारण भूमिगत जल स्तर में कमी तथा मृदा में लवणता की समस्या देखने को मिली है। ये क्या है, भूमिगत है। तो जो भूमिगत जल है वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि पहले मनुष्य सिंचाई के लिए सतही जल का उपयोग करता था, लेकिन अब वर्षा अनियमित हो गई है। कहीं पर वर्षा ज्यादा होती है तो कहीं पर कम होती है। जहां पर वर्षा ज्यादा होती है तो वहां पर बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और जहां पर वर्षा कम होती है वहां सूखा की स्थिति आ जाती है। तो अपनी कृषि करने के लिए, सिंचाई करने के लिए लोग अब बोरवेल कराने लगे हैं। ट्यूबवेल के द्वारा पृथ्वी के अंदर से जो भूगर्भ है, भूगर्भ में उपस्थित जल है, जिसे भूजल कहा जाता है, उसका उत्पादन करने लगे हैं, उसको निकालने लगे हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे जो जल स्तर है उसमें कमी देखी जा रही है। पहले जहां 100 फीट पर या 200 फीट पर पानी मिल जाता था, वहीं अब वर्तमान समय में 1000 फीट पर भी पानी हमें देखने को नहीं मिलता है। रासायनिक संयंत्रों से निकलने वाली विषैली गैसों के कारण वायु प्रदूषण एवं मानवीय स्वास्थ्यों के लिए भी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो क्लियर हुआ। इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं, औद्योगिक प्रौद्योगिकी का पर्यावरण पर प्रभाव देख सकते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा मनुष्य मौसम संबंधी प्रक्रियाओं में परिवर्तन करने में भी क्या हो गया, सक्षम हो गया है। जहां पर वर्षा नहीं हो रही थी वहां पर सिल्वर आयोडाइड के माध्यम से मनुष्य उन बादलों से वर्षा कराने में भी सक्षम हो गया है। ओलावृष्टि को रोकने में भी सक्षम हो गया है। इससे जीवमंडल के विपरीत रूप में प्रभावित होने से आशंका व्यक्त की जा रही है। अब क्या होता है, जब हम पारिस्थितिकी पर या पर्यावरण पर कंट्रोल करना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात इस तरीके की तकनीकी विकसित कर लेते हैं कि जहां पर वर्षा नहीं होनी है, प्रकृति नहीं चाहती कि यहां पर वर्षा हो, वहां पर हम जबरदस्ती वर्षा कराने लगे, अर्थात प्रकृति पर क्या करने लगे, कंट्रोल स्थापित करने लगे, तो प्रकृति का प्रति उत्तर भी हमें देखने को मिलता है। और भी हमने काम किए हैं, जैसे कि अजैव निम्नीकरण पदार्थों का उत्पादन, जैसे कि हम प्लास्टिक का उत्पादन कर रहे हैं तथा नाभिकीय एवं ई अपशिष्ट का उत्पादन कर रहे हैं। तो इससे भी मानव समाज के लिए गंभीर खतरा देखने को मिल रहा है। हमने क्या किया है, हमने रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनरों के उपयुक्त तरल पदार्थों तथा सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, उनके कारण क्या हो रहा है, ओजोन परत का ह्रास हो रहा है। ओजोन में छिद्र बनना प्रारंभ हो गया है, जिस कारण से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें अब पृथ्वी तक पहुंचने लगी हैं। तो इनका भी क्या हो रहा है, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार आधुनिक प्रौद्योगिकी से उत्पन्न होने वाले प्रभाव मानव जीवन के लिए खतरे के रूप में सामने आ रहे हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे खतरे देखे हैं। आप भोपाल गैस त्रासदी देख लीजिए, यूक्रेन में जो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में दुर्घटना हुई थी उसको देख लीजिए, आप जापान के जो फुकुशिमा डाइची है वहां पर जो
उद्योग में विस्फोट हुआ था, परमाणु विस्फोट हुआ था, वो देख लीजिए। तो ये क्या है, ये आधुनिक प्रौद्योगिकी की असफलता के कारण ही उत्पन्न हुए खतरे हैं। और ध्यान रखिए, इनमें मानव भी उतना ही उत्तरदायी है जितनी कि प्रकृति उत्तरदायी है। ये कोई भी घटनाएं हैं, भोपाल गैस त्रासदी में तो मानव ही पूर्णतः उत्तरदायी था, मानव के ही कारण ये त्रासदी हुई थी। लेकिन यदि हम जापान की फुकुशिमा डाइची देखें तो यहां पर जब जो विस्फोट हुआ था तो उसमें प्रकृति ने भी सहयोग दिया था और मानव की गलतियां भी इसमें प्रमुख उत्तरदायी थीं। तो इस तरीके से मानव जिस तरीके से प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यावरण पर कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, तो उसके प्रति उत्तर में पर्यावरण द्वारा भी कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी आपदाएं उत्पन्न की जा रही हैं जिससे मानव पर, जीव जंतु पर और प्रकृति स्वयं पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। अतः आवश्यक यह है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस प्रकार उपयोग करना चाहिए जिससे कि मानव का जीवन खुशहाल हो, उत्तम हो, साथ ही साथ पर्यावरण का संरक्षण हो। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न था आपका, जो कि 11 नंबर में बन सकता है, 200 शब्दों में पूछा जा सकता है, तो उसको आप इस तरीके से डील कर सकते हैं। उसे आप विभिन्न भागों में बांट सकते हैं कि खनन के द्वारा क्या हो रहा है, कृषि के द्वारा जो कृषि परिवर्तित हो रही है उसके द्वारा क्या हो रहा है, उद्योगों के द्वारा क्या हो रहा है, अब जो वनों का निर्माण हो रहा है उसके द्वारा क्या हो रहा है, साथ ही साथ अब जो नवीन प्रौद्योगिकी उत्पन्न हो रही है, नवीन प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम पर्यावरण पर जो कंट्रोल उत्पन्न करना चाह रहे हैं, कंट्रोल पाना चाह रहे हैं, उसके द्वारा भी पर्यावरण पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। और निष्कर्ष के तौर पर आप लिख सकते हैं कि हमें इस तरीके की आधुनिक प्रौद्योगिकी को जन्म देना चाहिए जो मानव के लिए खुशहाल होने के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी उत्तरदायी हो या उसका संरक्षण भी करे। तो ये जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो इसको आप इस तरीके से डील कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मानवीय गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिएगा, ये तो हमने क्या है, एक लिखने के हिसाब से आपको बताया, पहले मैंने समझाने के हिसाब से बताया था। अब इसमें आप और भी पॉइंट जोड़ना चाहें तो और भी पॉइंट आप जोड़ सकते हैं कि मानव की गतिविधियां जो भी हैं, आप कुछ भी देख लीजिए, चाहे सेवा क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में मानव जो भी कार्य कर रहा है उससे पर्यावरण पर किस प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं, जो भी आपको समझ में आते हैं वो सभी प्रभाव आप इसके अंतर्गत समाहित कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, मानवीय गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव हुआ। अब हम बात कर लेते हैं पर्यावरणीय नैतिकता एवं मूल्य पर। ये जो आपका टॉपिक, दूसरे टॉपिक के अंतर्गत एक और सब टॉपिक है जिसमें आपको पर्यावरणीय नैतिकता एवं मूल्य का अध्ययन करना है कि पर्यावरणीय नैतिकता क्या कहलाती है और पर्यावरणीय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले हम पर्यावरणीय नैतिकता देख लेते हैं। पर्यावरणीय नैतिकता की हम बात करें तो पर्यावरणीय नैतिकता क्या है, तो यह व्यवहारिक दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। किसकी शाखा है, व्यवहारिक दर्शन शास्त्र। ध्यान रखिए, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आप किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, आप पर्यावरण के साथ किस तरीके से व्यवहार करेंगे, किस तरीके से आप उसका उपयोग करेंगे और उसके प्रति उत्तर में उसके लिए क्या देंगे, या आपका व्यवहार कैसा रहेगा, इन सभी का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, पर्यावरणीय नैतिकता के अंतर्गत करते हैं। तो यह व्यवहारिक दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जिसके अंतर्गत आसपास के पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित नैतिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो पर्यावरण का संरक्षण किस तरीके से किया जाए, साथ ही साथ पर्यावरण में क्या प्रकार की नैतिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, हमारे उपयोग के द्वारा पर्यावरण पर किस तरीके के प्रभाव पड़ रहे हैं और हमें किस तरीके से पर्यावरण का उपयोग करना चाहिए, किस तरीके से पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए, इन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, पर्यावरणीय नैतिकता के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः मनुष्य उन क्रियाकलापों का नैतिक आधार पर मूल्यांकन करता है जिससे पर्यावरण प्रभावित होता है। अर्थात जिन क्रियाकलापों के द्वारा भी हमने देखा है कि हमारे क्रियाकलापों के द्वारा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उन्हीं क्रियाकलापों का मूल्यांकन करता है व्यक्ति कि पर्यावरण की यदि कोई देन है, हमारे लिए पर्यावरण ने कुछ दिया है, तो हम उसका उपयोग किस हद तक या किस तरीके से करें ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और पर्यावरण का संरक्षण भी बना रहे। पर्यावरणीय नैतिकता का विकास 1960 के दशक से माना जाता है। कब से माना जाता है, 1960 के दशक से, जब मनुष्य ने संतुलन के लिए लोगों में जागरूकता का आना शुरू हुआ था। जब पर्यावरण जो संतुलन है उसके विषय में मानव के अंदर जागरूकता उत्पन्न होने लगी थी, व्यक्ति पर्यावरण के विषय में अध्ययन करने लगा था, तब से ही पर्यावरण नैतिकता जैसे विषयों का उत्पन्न हुए ये विषय और इसका विकास होना प्रारंभ हुआ। और ये कब था, ये था 1960 का दशक। पर्यावरण नैतिकता का विचार पर्यावरण की रक्षा एवं पृथ्वी पर सभी प्रजातियों की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देता है। पर्यावरणीय नैतिकता क्या करता है, पर्यावरणीय नैतिकता पर्यावरण
की रक्षा, यहां पर ध्यान रखिएगा कि हमें पर्यावरण का उपयोग इस तरीके से करना है कि पर्यावरण का क्षरण ना हो, पर्यावरण की रक्षा होती रहे। साथ ही साथ पृथ्वी पर सभी प्रजाति, क्योंकि पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पति के साथ साथ जीव जंतु भी आते हैं, तो हमें पर्यावरण का संरक्षण तो करना ही है। साथ ही साथ जो वहां निवास करने वाले जीव जंतु पशु पक्षी हैं, उनका भी हमें संरक्षण करना है, उनकी भी उत्तरजीविता को हमें बनाए रखना है, उनकी भी उत्तरजीविता को हमें सुनिश्चित करना है। तो इसके लिए जो पर्यावरणीय शिक्षा होती है कि आखिर पर्यावरण का उपयोग किस तरीके से करें, पर्यावरण के घटक कैसे होते हैं, किस तरीके से नियंत्रित होते हैं, तो उन सभी का विस्तार पर तरीके से आपको ज्ञान दिया जाए, उस तरीके का आपको पढ़ाया जाए। वही क्या किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरणीय नैतिकता के अंतर्गत आता है। पर्यावरणीय नैतिकता कि यदि हम दृष्टिकोण की बात करें तो इसके बहुत सारे दृष्टिकोण होते हैं। मुख्य तौर पर हम इसे 4 भागों में बांटते हैं, जैसे कि मानव केंद्रित दृष्टिकोण आता है, जीव केंद्रित दृष्टिकोण आता है, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण आता है और पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण आता है। तो पर्यावरणीय नैतिकता के अंतर्गत इन 4 दृष्टिकोण का हम अध्ययन करते हैं। मानव केंद्रित में मानव को केंद्र में रखा जाता है, मानव की आवश्यकताओं को केंद्र में रखा जाता है और कहा जाता है कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम पर्यावरण का उपयोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा होता है जीव केंद्रित दृष्टिकोण। जीव केंद्रित दृष्टिकोण में हम जीवों को प्रमुख में रखते हैं और उसमें जीवों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रमुख प्रयास किए जाते हैं। अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण में संपूर्ण पर्यावरण के लिए हम आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं, हमारे आर्थिक विकास में पर्यावरण का क्या योगदान है, उसके महत्व को समझते हुए पर्यावरण का उपयोग किस तरीके से करना चाहिए कि उसका उपयोग वर्तमान समय में तो हो ही, साथ ही साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उसका फायदा पहुंचता रहे। अर्थात जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो धारणीय विकास की अवधारणा है, वह इसके अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते हैं, उसको केंद्र में रखा जाता है। पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण के अंतर्गत परिस्थिति को केंद्र में रखा जाता है। जो पारिस्थिति होती है, जो हमारा पर्यावरण होता है, जिसमें जीव जंतु वनस्पति सब कुछ सम्मिलित होते हैं, उसे केंद्र में रखा जाता है और उसकी महत्वता को ही स्वीकार किया जाता है। अर्थात उसके लिए जो भी चीजें आवश्यक हैं उसे ही हम मुख्य केंद्र बिंदु मानकर उसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। मानव केंद्रित दृष्टिकोण की बात करें तो इससे मानव द्वारा स्वयं के लाभ हेतु प्रकृति में परिवर्तन करके उपलब्ध साधनों को स्वयं के अनुकूल बनाना उचित और नैतिक माना गया है। अर्थात मानव प्रकृति का या वनस्पति का अपने लाभ के लिए किसी भी तरीके से उपयोग कर सकता है, इसे मानव केंद्रित दृष्टिकोण के अंतर्गत उचित भी माना गया है और नैतिक भी माना गया है। जीव केंद्रित दृष्टिकोण की बात करते हैं तो इसमें मानव को एक प्रबंधक की भूमिका में विभिन्न जीवों के सम्मान और संरक्षण हेतु सहभागी माना है। अर्थात मानव को एक प्रबंधक के रूप में माना है जो यहाँ के जीव जंतुओं की रक्षा करे और उनका सम्मान करे और उनका संरक्षण साथ ही साथ संवर्धन करे। यह दृष्टिकोण सतत विकास का समर्थक होता है। किसका समर्थक होता है? सतत विकास का समर्थक होता है। अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण की बात करते हैं तो इसमें माना जाता है कि प्रकृति के सभी पदार्थों में मूल्य अंतर्निहित होता है। अर्थात प्रत्येक तत्व, प्रकृति का सभी पदार्थ कैसे होते हैं? मूल्यवान होते हैं, सभी की कुछ ना कुछ कीमत होती है। ऐसे में प्रकृति के साथ नैतिक संबंध उनकी सुरक्षा को भी अनिवार्य करता है। अर्थात हमें प्रकृति के साथ इस तरीके का संबंध बना के चलना चाहिए कि जितना हम उसका उपभोग करें उतना हम उसे कुछ दें भी। जितना हम वृक्षों को काट रहे हैं उतने हम वृक्ष लगा कर भी दें। क्यों? क्योंकि वृक्षों, हर चीज प्रकृति पर जितनी भी चीज पाई जाती है, चाहे वो खनिज संसाधन हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे जीव जंतु हो, सभी का आर्थिक दृष्टि से क्या होता है? मूल्य होता है। पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण, इसमें कहा गया है कि इसके अनुसार मानव इस ग्रह को पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकता। जैसे मानव केंद्रित दृष्टिकोण में नहीं कहा गया कि व्यक्ति को केंद्र में रखा गया है, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पारिस्थितिकी का उपयोग किसी भी हद तक, किसी भी लिमिट तक कर सकता है, वह उचित और नैतिक दोनों हैं। लेकिन पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण में कहा गया है कि मनुष्य उसका उपयोग करते हुए इस तरीके से उपयोग नहीं कर सकता कि पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाए, लेकिन पारिस्थितिकी चाहे तो जीव जंतु या मनुष्य के लिए पूर्णतः नष्ट कर सकता है, इस पृथ्वी को पूर्णतः नष्ट कर सकता है। इसके अनुसार मानव इस ग्रह को पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकता, किंतु यह ग्रह संपूर्ण रूप से मानव और जीव जगत को नष्ट कर सकता है। यही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी केंद्रित दृष्टिकोण
कहलाता है। इसलिए हमें अपनी एवं अन्य जीवों की उत्तरजीविता सुरक्षित रखने हेतु पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि यदि हमने पर्यावरण के साथ गलत बिहेवियर किया, गलत व्यवहार किया, तो पर्यावरण उसका प्रति उत्तर हमें देगा और उसके लिए जो विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, चाहे सुनामी हो, भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, भूस्खलन हो, कुछ भी हो, इनके माध्यम से वह जीव जंतु, वनस्पति और मानव को नष्ट करने का प्रयास कर सकता है। यदि हमें इससे बचना है तो हमें पर्यावरण का संवर्धन, पर्यावरण का संरक्षण करके आगे बढ़ना होगा। पर्यावरणीय नैतिकता से संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं, इनको हम समझ लेते हैं। तो पर्यावरणीय नैतिकता से संबंधित मुद्दे में बहुत सारे मुद्दे आते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग एवं अत्यधिक दोहन से उत्पन्न पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है पर्यावरण में असंतुलन, और कैसे उत्पन्न हो रहा है? खनिज संसाधनों के अत्यधिक दोहन से। हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए खनिज संसाधनों का अति दोहन कर रहे हैं। हम यह भूल जाते हैं कि इन खनिज संसाधनों के जो भंडारण है वह सीमित हैं और यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है, उतने ही जरूरी हैं जितने हमारे लिए जरूरी हैं। और यदि हम इसी तरीके से इनका खनन करते रहे तो जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए इनके भंडारण समाप्त हो जाएंगे। तो प्राकृतिक संसाधनों का जो दुरुपयोग है वो एक क्या है? सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा मुद्दा उत्पन्न होके मुद्दा बनके हमारे सामने उत्पन्न हुआ है। वनों के विनाश से जनजातीय लोगों में उत्पन्न समस्या और जैव विविधता में आ रही कमी। हम क्या कर रहे हैं? हमारे जंगलों, जो कंक्रीट के जंगल हैं, जो शहरी हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने के कारण उनके निवास के लिए हमें स्थान भी चाहिए, तो उसके लिए शहरों में क्या हो रहा है? नगरीकरण का जन्म हो रहा है, शहरीकरण का जन्म हो रहा है, जिससे लोग शहरों में आकर बसते जा रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं और उसकी जमीन को या तो खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए उपभोग में ला रहे हैं या फिर अपने घर बनाने के लिए उपभोग में ला रहे हैं। तो इससे दो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। एक, फर्स्ट, जंगलों में कौन निवास करते हैं? जनजातीय लोग निवास करते हैं। तो जनजातीय लोगों के जो निवास स्थान है वो क्या होते जा रहे हैं? वहां से टूटते जा रहे हैं, वहां से विच्छेदित होते जा रहे हैं। दूसरा, जैव विविधता। जंगलों में ही जैव विविधता ज्यादातर पाई जाती है, तो जब वनों का ह्रास होने लगेगा तो इससे जैव विविधता में संकट भी उत्पन्न होने लगेगा। पर्यावरण प्रदूषण से मानव और वनस्पति पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हम जिस तरीके से उद्योगों का विकास कर रहे हैं, हम जिस तरीके से वनों को काट रहे हैं, हम जिस तरीके से शहरीकरण का विकास कर रहे हैं, जिस तरीके से हम सड़कों पर वाहनों को चला रहे हैं, उससे वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होती जा रही हैं। और इससे भी क्या हो रहा है? इससे मानव पर तो दुष्प्रभाव पड़ ही रहा है, साथ ही साथ प्राकृतिक और वनस्पति पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। संसाधनों का असमतापूर्ण अधिकार। इसमें क्या हो रहा है कि जो संसाधन पर जो अमीर लोग हैं उनका अधिकार ज्यादा हो गया है, वो इसको उत्खनन करते जा रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, वह इन संसाधनों का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। उनकी तो जमीन तक छिन जाती है, जिससे गरीब और अमीर में जो खाइयां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। पशुओं, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अधिकारों में आ रही कमी। व्यक्ति अपने विकास के लिए सभी के अधिकारों को छीनता जा रहा है, सभी की जगहों को छीनता जा रहा है। तो इससे चाहे पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो या वनस्पति हो, इन सभी के अधिकारों को मनुष्य अपने अधिकार के लिए छीनता जा रहा है। तो इसकी भी सबसे बड़ी चुनौती या इसका भी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर हमारे सामने आता है। तो ये सभी क्या है? पर्यावरणीय नैतिकता के समक्ष क्या है? बहुत मुद्दे हैं, क्योंकि पर्यावरणीय नैतिकता ये कहती है कि आप पर्यावरण के साथ किस तरीके से व्यवहार करेंगे, पर्यावरण के साथ किस तरीके से कार्य करेंगे। आपके जो अंतर संबंध हैं वह अंतर संबंध इस तरीके से होना चाहिए कि पर्यावरण ने यदि आपको कुछ दिया है तो आप उसका दुरुपयोग ना करें, अपने आप का उस पर हक ना समझें, उसे देन समझकर उसका उपयोग करें, ना कि हक समझकर। क्लियर हुआ? तो यह है पर्यावरणीय नैतिकता से संबंधित मुद्दे हैं। अब बात कर लेते हैं पर्यावरणीय मूल्य की। तो मूल्य क्या होते हैं? मूल्य ऐसे नियम या कानून होते हैं जिनका उपयोग हम दूसरे के लिए करते हैं, दूसरे के साथ व्यवहार करने के लिए करते हैं। तो वही होता है जब हम पर्यावरण के साथ उन नियम और मानकों का उपयोग करने लगते हैं तो वही नियम और मानक क्या हो जाते हैं? पर्यावरणीय मूल्य के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो वे नियम और मानक जो हमें पर्यावरण एवं उसके विभिन्न घटकों से नियंत्रित रूप में उचित और श्रेष्ठ व्यवहार करने की शिक्षा देते हैं, पर्यावरणीय मूल्य कहलाते हैं।
तो कौन से नियम और मानक जो हमें पर्यावरण के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से उसका उपयोग करना है, इन सभी की शिक्षा देते हैं, तो वह मूल्य क्या कहलाते हैं? पर्यावरणीय मूल्य कहलाते हैं। अब पर्यावरणीय मूल्यों से संबंधित क्या क्या मुद्दे होते हैं? नैतिकता से संबंधित मुद्दे हमने समझ लिए। वैसे ही मुद्दे किससे होते हैं? पर्यावरणीय मूल्यों से संबंधित होते हैं। जैसे क्या होता है कि पर्यावरणीय मूल्यों का संबंध पूरी तरीके से पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से हम भोजन, जल और अन्य पदार्थों के रूप में संसाधनों पर बल देते हैं कि हमें भोजन की आवश्यकता भी है, जल की आवश्यकता भी है, तो हम उनके संरक्षण पर बल देते हैं। उसी प्रकार से पर्यावरण की ऐसी सेवाएं भी हैं जिन्हें हमें महत्व देना चाहिए, क्योंकि उनके बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, और उन्हें ही महत्व देना क्या कहलाएगा? पर्यावरणीय मूल्य कहलाएगा, उनसे संबंधित मुद्दे कहलाएंगे। जैसे कि प्रकृति को महत्व, वर्तमान समय में हम क्या कर रहे हैं? प्रकृति को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि प्रकृति को महत्व देना पर्यावरणीय संबंधी मूल्यों में सबसे बुनियादी भावना है। हम ऐसे विश्व समुदाय से जुड़े हुए हैं जिसमें लगभग 20 लाख प्रकार के प्राणी शामिल हैं। सभी रूपों में जीवन की रक्षा करना हमारा परम दायित्व बनता है, सभी की रक्षा करना हमारा, क्योंकि ये जो पृथ्वी है उस पर सभी का बराबर हक है, चाहे वनस्पति हो, जीव जंतु हो या फिर मानव हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने उपभोग के लिए अपनी संपत्ति इस प्रकृति को समझते हुए यहाँ के जीव जंतु, वनस्पति सभी पर अपना हक समझते हैं और उसका उपयोग अपने उपभोग के लिए करते हैं, अपने लाभ के लिए करते हैं, जो कि पर्यावरणीय मूल्यों के संबंधित सबसे बड़ा मुद्दा है। अर्थात हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रकृति को महत्व देना चाहिए। हमें जिस तरीके से हम अपने हितों को महत्व देते हैं, उसी तरीके से हमें प्रकृति, जीव जंतु, वनस्पति सभी के महत्व को, सभी के जो हक हैं उसको महत्व देना चाहिए। ऐतिहासिक धरोहर, जो हमारे पूर्वजों ने विभिन्न भवनों का निर्माण किया है, विभिन्न ऐतिहासिक धरोहरों का निर्माण किया है। ऐतिहासिक धरोहर में भवन तो आते ही हैं, साथ ही साथ कुछ पर्यावरण पारिस्थितिकी चीजें भी आते हैं, राष्ट्रीय उद्यान आ जाते हैं, अभ्यारण्य आ जाते हैं, ये भी क्या है? हमारी धरोहर स्थल है, तो इसका भी हमें संरक्षण करना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में व्यक्ति इनका संरक्षण नहीं कर रहा है, तो ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण न करना भी नैतिक मूल्यों के पर्यावरणीय मूल्यों के अंतर्गत सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा आज पर्यावरण का गंभीर विषय बन चुका है। हम प्राचीन मंदिरों, अजंता एलोरा की गुफाओं, 10वीं से 15वीं सदी की मस्जिद, ताजमहल जैसी इमारत आदि की सराहना तो करते रहते हैं, परंतु हम इनके संरक्षण हेतु कम कार्य करते हैं। अतः इनका संरक्षण करना हमारी क्या है? नैतिक जिम्मेदारी है। उसी तरीके से संसाधनों का अनुप्रयोग, ये भी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हम अपने उपभोग के लिए जो संसाधन हैं, जिनके सीमित भंडारण हैं, उनका उपयोग अपने हितों के लिए करते हैं, अर्थात उनका अंधाधुंध उपयोग करना भी इसके समक्ष सबसे बड़ा मुद्दा है। हमें करना क्या चाहिए? अधिक जनसंख्या अधिक संसाधनों का उपभोग करती है, किंतु विकसित देशों में कम जनसंख्या भी अधिक संसाधनों का उपयोग कर रही है, जिस कारण से इन संसाधनों में कमी देखी जा रही है। जनसंख्या की तुलना में अधिक संसाधनों का उपभोग करती है। संसाधनों के अति दोहन एवं उनके बचे हुए अपशिष्टों के कारण पर्यावरण क्षरण होता है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम संसाधनों का समुचित उपयोग करें तथा पुनः चक्रण या पुनः उपयोग को बढ़ावा दें। अर्थात हमारी जिम्मेदारी है कि इन संसाधनों का हम इस तरीके से उपयोग करें कि हम अभी वर्तमान की आवश्यकता तो पूरी कर सकें, साथ ही साथ जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता है, जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है, उसकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रख सकें। अर्थात जो हमारे पास भंडारण है खनिज संसाधनों के, इनके भंडारण आगे के समय के लिए भी पर्याप्त मात्रा में बचे रहें। फिर साझी संपत्ति और संसाधन, चूंकि साझी संपत्ति अर्थात कुछ ऐसी चीजें हैं, जल हो गया, वायु हो गया, मृदा हो गया, इस पर सबका बराबर हक है। इस पर वनस्पति का भी हक है, इस पर जीव जंतुओं का भी हक है, इस पर मानव का भी हक है, सबका हक है। लेकिन मानव क्या कर रहा है? इस पर अपना मात्र हक समझकर इन सभी को इन सभी से क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। चाहे जीव जंतु हो, वनस्पति हो, कुछ भी हो, उन्हें इससे अलग करने का प्रयास कर रहा है। तो ये भी सबसे बड़ा मुद्दा इसके सामने उभर कर आता है। प्रकृति में पुनर्चलित जल, वायु और मृदा को बनाए रखने वाले वन तथा चारागाह आदि साझी संपत्ति एवं संसाधन है। अतः इस साझी संपत्ति के प्रयोग हेतु पर्यावरण मूल्य आवश्यक है। जैसे वन विभाग तथा स्थानीय जनता के मध्य वनों आदि का नियंत्रण अर्थात शक्ति का विभाजन इस प्रकार की साझी संपत्ति के अनुप्रयोग हेतु सही रहेगा। अर्थात हमें सभी लोगों के लिए समान मात्रा में इन साझी संपत्तियों का क्या करना चाहिए? बंटवारा करना चाहिए।
पर्यावरण संबंधी मूल्यों का बोध हमारे पर्यावरण की संपत्तियों के महत्व की समझ और पर्यावरण के विनाश से पैदा होने वाली समस्याओं के अनुभव की प्रक्रिया द्वारा पैदा होता है। किसके द्वारा होता है? हमारे अनुभवों के द्वारा यह पैदा होता है। पर्यावरणीय मूल्य के अंतर्गत मूल्यों पर आधारित अनेक नई अवधारणाओं का समावेशन होना चाहिए। इस तरीके की हमें अवधारणाओं का समावेशन करना चाहिए जिसके आधार पर हम पर्यावरण के साथ इस तरीके से व्यवहार करें ताकि पर्यावरण का अस्तित्व भी बना रहे, वहां पर निवास करने वाले जीवों के अधिकार भी बने रहें, वहां की वनस्पति का अस्तित्व भी बना रहे, साथ ही साथ मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो ही, साथ ही साथ हमारे भविष्य की जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खनिज संसाधनों के भंडारण बचे रहें। तो यही क्या है? ये है आपके मुद्दे और हमें क्या किया जाना चाहिए इन मुद्दों के अंतर्गत, ये सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं हम कि पर्यावरणीय नैतिकता और मूल्यों की आवश्यकता एवं महत्व क्या क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है और महत्व क्या है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज है यदि हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वह हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी, यदि हम उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो वह चीज भी हमारे साथ गलत व्यवहार करेगी। इसी तरीके से यदि हम पर्यावरण के साथ नैतिक मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करेंगे, उसके द्वारा जो चीजें हमें प्रदान की गई हैं उसका हम सरलता से उपयोग करेंगे, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, तो प्रकृति का व्यवहार हमारे प्रति अच्छा बना रहेगा। लेकिन यदि हम अपना हक समझकर उन संसाधनों का उपयोग करने लगे, प्रकृति का दुरुपयोग करने लगे, तो उसके परिणाम, उसके प्रभाव भी हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए हमें नैतिक मूल्यों और नैतिकता की आवश्यकता है। किस किस के लिए है? निम्न प्रकार से देख सकते हैं। जैसे पर्यावरण क्षरण को रोकने के लिए, क्योंकि यदि हम पर्यावरण में जो खनिज संसाधन उनका दोहन अधिक करेंगे तो इससे पर्यावरण की क्षरण की समस्या आएगी। क्योंकि जब आप खनिज संसाधनों का दोहन करेंगे, उद्योगों को ज्यादा लगाएंगे, तो इससे वायु प्रदूषण, क्षरण को ही प्रदूषण भी कहा जाता है, इससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्याएं आपके सामने उत्पन्न होने लगेंगी। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में जब आप अच्छा व्यवहार करेंगे, वृक्षों को अधिक से अधिक लगाएंगे, वन उन्मूलन कम करेंगे, नगरीकरण को बढ़ावा कम देंगे, तो इससे क्या होगा? जो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है उसको भी हम क्या कर पाएंगे? नियंत्रित कर पाएंगे। जैव विविधता का ह्रास रोकने से, जैव विविधता का जब हम ह्रास रोक लेंगे, नैतिकता के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और पर्यावरण के साथ नैतिकता के अनुरूप व्यवहार करेंगे, तो इससे जो जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, बहुत सारी ऐसी पीढ़ियां हैं, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, उनके अस्तित्व को हम बनाए रखेंगे। हमारी भावी जो पीढ़ी है वह उन जीव जंतुओं से रूबरू हो सकेगी, उनका अस्तित्व भी बना रहेगा, साथ ही साथ हम भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। बढ़ती हुई विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं पर काबू पाने के लिए, चूंकि क्या होता है, हमारी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पर्यावरण भी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है, प्रकृति भी नकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करती है, जिस कारण से बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होती हैं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन, तो इस बाढ़, तो इस तरीके की जो समस्याएं आ रही हैं उनसे भी हम निजात पा सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन को रोकने हेतु जब हम अच्छा व्यवहार करेंगे प्रकृति से, तो प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन हो रहा है उस पर भी क्या होगा? नियंत्रण लगाया जा सकेगा। सरकार को पर्यावरण संरक्षण के कानून लागू करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो पर्यावरण की नैतिक या मूल्य हैं उनकी आवश्यकता जरूरी है और उसका महत्व इस तरीके से होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पर्यावरण नैतिकता व मूल्यों को बनाए रखने के लिए आखिर हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिस कारण से हमारी पर्यावरणीय नैतिकता बनी रहे और हमारे पर्यावरण के मूल्य बने रहें। तो इसके लिए क्या क्या करना होगा? इसके लिए हमें तीव्र गति से बढ़ती हुई जो जनसंख्या है जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है उस पर नियंत्रण रखना जरूरी है। यदि हम बढ़ती हुई जनसंख्या को काबू कर लेंगे, उस पर नियंत्रण रख लेंगे, तो इस कारण से जो वन उन्मूलन की समस्या हो रही है उस पर भी नियंत्रण हो जाएगा। क्लियर है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोककर संतुलित किया जाना चाहिए, अर्थात हमें जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता कीजिए, उतना उपयोग कीजिए। साथ ही साथ जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत है, जैसे कि मान लीजिए जो प्राकृतिक संसाधन है उनका हम उपयोग ऊर्जा के क्षेत्र में करते हैं, तो हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ना करके या खनिज संसाधनों का उपयोग ना करके हम वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो हमें ऐसी नवीन तकनीकियों का विकास करना चाहिए जिससे हम पर्यावरण का उपयोग इस तरीके से करें कि उसको हानि कम पहुंचे।
पर्यावरण संरक्षण की पारंपरिक गतिविधियों को व्यवहार में लाया जाना चाहिए, अर्थात अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना चाहिए, जीवों को संरक्षण देना चाहिए। आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों में परिवर्तन लाया जाए, अर्थात हमारी आर्थिक सामाजिक जो नीतियां हैं जिसके आधार पर पर्यावरण का ह्रास ज्यादा हो रहा है, हम सिर्फ औद्योगिक विकास को देख रहे हैं, ना कि संतुलित विकास को। अर्थात हमें औद्योगिक विकास की जगह पर संतुलित विकास को लाना होगा। आर्थिक जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसे हमें ग्रीन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना होगा, ग्रीन इकोनॉमी में परिवर्तित करना होगा। पर्यावरण संरक्षण रणनीति के अंतर्गत दंड और पुरस्कार के सिद्धांत को लागू करना होगा, अर्थात जो व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए, और जो व्यक्ति पर्यावरण के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके लिए हमें दंड का प्रावधान करना चाहिए। विभिन्न पर्यावरण प्रेमी व विचारकों के ज्ञान को लोगों से अवगत कराना चाहिए, अर्थात जो पर्यावरणीय प्रेमी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं, बहुत सारे महात्मा हुए हैं जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपनी जान तक की आहुति दे दी है, जान तक गंवा दी है। तो ऐसे लोगों को लोगों के सामने लाना चाहिए, उनकी जीवनी उनको सुनाना चाहिए, उनसे लोगों को प्रेरित करना चाहिए। बच्चों में प्रकृति व जीवों के प्रति प्यार तथा दया की भावना विकसित करना चाहिए, अर्थात हमें इस तरीके की उन्हें शिक्षा देनी चाहिए ताकि उन्हें पर्यावरण से प्यार हो, पर्यावरण के प्रति दया उत्पन्न हो, जो जीव जंतु हों उनके प्रति प्यार और दया की भावना उनके अंतर्गत समाहित हो, ताकि वह जो आने वाली हमारी पीढ़ी है वह पर्यावरण के ह्रास को बढ़ावा न देकर पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा दे। भूमि को संसाधन मानकर उसके दुरुपयोग को रोककर इसका संरक्षण करना चाहिए, अर्थात भूमि को क्या मानना चाहिए, संसाधन मानना चाहिए, और इसका जो हम दुरुपयोग कर रहे हैं उस दुरुपयोग को रोककर इसका संरक्षण करते हुए इसका हमें उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धि एवं विविधता स्वयं में ही एक मूल्य है, अतः मानव को यह समझना होगा कि इनके दोहन का अधिकार इसे नहीं है, अर्थात जो प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धि और विविधता है वह स्वयं में अपना मूल्य है और लोगों को उस पर हक नहीं समझना चाहिए, उसे प्रकृति की देन समझना चाहिए, अर्थात उसका उपयोग इस तरीके से करना चाहिए जिससे खुद की आवश्यकताएं तो पूरी हो ही, साथ ही साथ पर्यावरण को कोई हानिकारक नुकसान ना पहुंचे। तो दोस्तों, इस तरीके के उपाय करके हम पर्यावरणीय नैतिकता और पर्यावरणीय मूल्यों को बनाए रख सकते हैं। तो आपके टॉपिक में जो पर्यावरणीय नैतिकता और पर्यावरणीय मूल्य था वह इस वीडियो के अंतर्गत हमने कवर करने का प्रयास किया। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।